We will study next topic, meteorites, meteors and meteorites. क्या पढ़ना हमें? Meteorites, meteors and meteorites. Okay, so what they are? First, we will discuss about meteorites. Okay, meteorites is a small body moving in the space. Okay, generally they may be debris of steroids or comets. Debris मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ भी एक जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग टूट के जो उसका वो बचता है मलबा, ओके, तो वो कहलाता है, मतलब उसका रिमेनिंग पार्ट, किसी भी चीज के डिस्ट्रॉय होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे हम डेब्रिस कहते हैं. ओके, सो क्या है ये जो मीटियोराइट्स जो हैं वो या तो कॉमेट या एस्टेरॉइड के पार्ट हो सकते हैं. ओके, उनके डेब्रिस हो सकते हैं. मीटियोराइट्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर विथ वेरी हाई स्पीड. ये मूव तो कर रहे हैं स्पेस में, मतलब ये नहीं, इनका कोई ऐसा ऑर्बिट वाला फंडा नहीं है. ओके, सो ये मूव कर रहे हैं, तो जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, सो ड्यू टू विथ हाई स्पीड, बहुत ही स्पीड में, meteorites enter the Earth's atmosphere with a very high speed, and due to the friction, they becomes heat up. मतलब वो बहुत गर्म हो जाते हैं. Even they catches fire, और वो खुद बर्न होने लगते हैं. ठीक है, और कुछ मीटेरॉइड्स जो होते हैं वो they do not in large or big size. Some meteorites, those are small in size, so they are completely burned in the air or atmosphere. Okay, but some are in large size, so they do not completely burn in the atmosphere of Earth. So they come to the surface, they hit the surface of Earth. Okay, so those pieces of meteorites or those meteoroids which hits the surface of Earth are called meteorites. Okay, meteorites कहलाएंगे वो. फिर से वो meteorites जो साइज में छोटे हैं, तो डेफिनेटली वो जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, एयर के से उनका फ्रिक्शन होगा, इस स्पीड में वो आ रहे हैं, तो वो बर्न होने लगते हैं. तो जो छोटे हैं वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पूरे बर्न हो जाएंगे वो. ओके, और जब वो आते हैं एटमॉस्फेयर में तो फ्रिक्शन की वजह से इतना हीट उनमें से प्रोड्यूस होती है, इतने वो हीट अप हो जाते हैं कि बर्न होने लगते हैं. तो हमें एक ग्लोइंग स्ट्रीक दिखती है, एक लाइन जैसी दिखती है, एक चमकती हुई. ओके, तो जो शाइनिंग स्ट्रीक है या लाइट स्ट्रीक होती है वो, हाँ, उसको अपन क्या बोलते हैं? आप बोलते हो ना, आपने सुना होगा, देखो टूटता हुआ तारा आ रहा है, तो वो तारा नहीं है, एक्चुअल में दे आर नॉट स्टार. ये स्टार नहीं है, ठीक है, इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, ठीक, लेकिन ये सनलाइट इन पे जो फॉल होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये शाइन कर सकते हैं. ठीक है, इनकी अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है. तो वो जो शूटिंग स्टार भी कहते हैं उन्हें हम, क्लियर है, उसे टूटता तारा, शूटिंग स्टार और ग्लोइंग स्ट्रीक या ग्लोइंग स्टार भी कहते हैं उसे. ठीक है, तो ये एक्चुअल में स्टार नहीं है. फिर लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर में आने के बाद, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बावजूद भी यदि वो पूरे कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहे हैं, बिकॉज दे हैव लार्ज साइज, उनका साइज बहुत बिग है, बहुत ह्यूज साइज का है. See the meteorites near the earth surface. तो इतना बड़ा मीटियोराइट यदि बच जाता है, बहुत स्पीड में आ रहे हैं, तो कुछ तो मास उसका कम हो जाता है, तो छोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बचते हैं. तो कई टन पीस भी हमें बच सकता है, कई केजी से लेके, मतलब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कई टन हैवी पीस जो ऊपर से आते हैं. ओके, This is the picture of meteorites. ओके,
वो अर्थ को बहुत स्पीड से स्ट्राइक करते हैं तो एक पिट जैसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। Crater formed by meteorites. उसे उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। जो भी बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं अर्थ की सरफेस पर, एरिजोना में जो एक पिट मिला, क्रेटर मिला, उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। तो वो जो क्रेटर है वो क्या है, वो सबसे बड़ा क्रेटर है और वो है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेरिंजर क्रेटर। ओके, उसका नाम है बेरिंजर क्रेटर। इस सरफेस पे मीटरोराइट्स के हिट करने से एक बड़ा सा क्रेटर बन गया। ऐसे कई सारे क्रेटर्स हैं एंड दीज मीटरोराइट्स हमेशा एस्ट्रोनॉमर्स के लिए बड़े इंटरेस्ट की बात होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी आउट स्पेस से कोई चीज आ रही है ना, और वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गई, हमारे अर्थ तक आ गई है, तो हमें वो एक इंटरेस्ट जो एस्ट्रोनॉमर्स का है। एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, वो स्टडी रिलेटेड टू द स्पेस, स्पेस की स्टडी करते हो। स्पेस है क्या, स्पेस में क्या है, प्लैनेट्स हैं, मीटियोर्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटरोराइट्स हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए, मतलब वहां से कोई एक पीस आया तो उसकी स्टडी करेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, या वो ये देखना चाहते हैं कि उसमें कंटेंट क्या क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, उनका नेचर, उनका टेक्सचर, उनमें चेंजेस, ये सब स्टडी एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। तो उनके लिए तो बड़े इंटरेस्ट की बात होगी ना, क्योंकि उनको यहीं पर कुछ एक पीस ऐसा मिल रहा है जिसकी स्टडी करके वो बहुत कुछ अंदाज लगा सकते हैं कि यूनिवर्स में और क्या क्या है, वहां कैसा मतलब क्या कह सकते हैं कि वहां जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो कैसी होती है, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, या कैसे वहां पर सरकमटेंसेस रहते हैं, ये सब स्टडी एस्ट्रोनॉमर्स करते हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो गिफ्ट हो गया ये, ठीक है ना। तो उसकी वो स्टडी करते हैं। तो मीटियोराइट्स जो है वो मीटियोराइट्स ये हमारे तक आते हैं, ये नहीं आते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा सा पीस है, ये आउटसाइड द स्पेस है। तो वो जो हमारे पास अर्थ के एटमॉस्फेयर, मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर है, ये जब ये एंटर करता है तो उसे अपन मीटियोर्स कहते हैं। ये बर्न हो जाते हैं, जो अनबर्न रहते हैं वो मीटियोराइट्स कहलाते हैं, और ये क्रेटर्स क्रिएट करते हैं अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। This image of crater and it is created by meteorites. So these all about these things, clear? Now we will study about the moon. Okay, अब हमें moon के बारे में पढ़ना है। So next is moon. Moon and its phases. So what is moon? Moon क्या है? Moon are the natural satellites. और satellites क्या होते हैं? वो जो प्लेनेट के चारों तरफ एक ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। और हमारी अर्थ की कितनी मून है? सिर्फ 1। हमारे अर्थ का कितना मून है? 1, जो हम रोज देखते हैं। सी कितना सुंदर मून है, ये हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, नाइट में हमको दिखता है ना, वो क्या है? वो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। सो दिस इज मून, क्लियर है। एंड द आवर मून साइज इज 1/4 साइज ऑफ द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ से 1/4 टाइम्स छोटा है। या हम ये कह सकते हैं अर्थ हमारी मून से 4 टाइम्स, 4 गुना बड़ी है, क्लियर है। और ये क्या करे, एक ऑर्बिट पे मून रिवॉल्व कर रहा है हमारी अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, तो मून क्या हो रहा है? इस तरह से मूव कर रहा है ना। ये हमारा सन है, इस ऑर्बिट में क्या हो रही है? ये हमारी अर्थ है, और इसके जो ऑर्बिट में है वो क्या है? मून है। मतलब मून की भी अपनी एक ऑर्बिट है, अर्थ की भी अपनी एक ऑर्बिट है, और अर्थ रिवॉल्व कर रही है, मून अर्थ का रिवॉल्यूशन कर रहा है। सो मून टेक्स 70 days फॉर 1 रिवॉल्यूशन।
अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए 27 डेज लगते हैं मून को। ओके, सो इसे अपन क्या बोलते हैं, 1 ल्यूनार डे। क्या कहेंगे इसे, 1 ल्यूनार डे। ये मून के लिए कहलाएगा, है ना, 1 ल्यूनार डे मून के लिए। और अर्थ के डेज कितने हैं, 27 डेज। मतलब 1 ल्यूनार डे इज इक्वल्स टू 27 डेज ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के 27 डेज के बराबर होगा। क्लियर है। तो एक बात तो आपको समझ में आएगी कि ये यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, इनकी अपनी, ये मून जो है उनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, ये सनलाइट जो इनपे फॉल होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये शाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मून जब मूव करके यहाँ आएगा, मतलब यहाँ गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, कभी यहाँ है तो इस पे कुछ सनलाइट पड़ रही है, यहाँ वाले अर्थ पर जो यहाँ बंदे हैं उनको ये वाला मून आधा दिखेगा। जब ये मून यहाँ था तो यहाँ जो पर्सन है उनको ये मून नहीं दिखेगा, ठीक है। और जब ये यहाँ चला जाएगा तो इस बंदे को वो मून नहीं दिखेगा। तो डेफिनेटली इसके मूव करने से, रिवॉल्व करने से, ये एक किसी जगह से हम यदि अर्थ पे देखें से, एक बंदा यदि वहां से ऑब्जर्व कर रहा है डेली 27 डेज तक, यदि वो डेली ऑब्जर्व कर रहा है तो डेफिनेटली उसको एक ऐसा समय भी मिलेगा जब मून बिल्कुल नहीं दिखेगा, एक ऐसा समय मिलेगा जब उसको मून पूरा दिखेगा, है ना। तो कब ये पूरा दिखेगा, कब ये नहीं दिखेगा। और फिर सबसे जब यहाँ पर मून होगा, ठीक है, तो अर्थ वाले बंदे को ये नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसके इस फेस से, इधर वाले फेस से लाइट तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं ना, सन की लाइट तो यहाँ पड़ रही है, मून के इस पार्ट पे लाइट पड़ रही है, इस पार्ट पे नहीं पड़ रही है, तो कैसे दिखेगा, उसकी अपनी खुद की तो लाइट नहीं है ना। तो इस पार्ट पे यदि लाइट नहीं पड़ रही है तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ भी नहीं जाएगी, तो हमें मून नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सनलाइट तो सिर्फ यहाँ आ रही है, इसके इस पार्ट में आ रही है, और इस पार्ट में आ रही तो इस तरफ ही रिफ्लेक्ट करेगा ना, वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ना, ठीक है। तो जब यहाँ पर है, मतलब अर्थ और सन के बीच में जब मून आएगा तो हमें नहीं दिखेगा, उसे अपन बोलते हैं न्यू मून। क्लियर है। और जब ये उधर चला जाएगा तो हमें तो आराम से दिखेगा, तो ये क्या कहलाएगा, फुल मून कहलाएगा, ठीक है। तो उधर जाने पे फुल मून और इधर आने पे न्यू मून। तो बीच की जो स्टेज है वहां एकदम नहीं दिखने के बाद अचानक से नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगता है। तो इस तरह से अभी आप पिक्चर में देखोगे वीडियो में, तो उसमें आप उसके जो ब्राइट पार्ट है मून का, पहले न्यू मून में बिल्कुल नहीं दिखता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी फेजेस आती हैं। ये 15 डेज का एक राउंड मिलता है न्यू मून से फुल मून तक। मतलब नहीं दिख रहा था मून, उसके धीरे 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 ब्राइटनेस उसकी बढ़ती जा रही है, और हाफ मून होते होते फुल मून पे पहुंच जाएगा, पूरा दिखेगा। तो जब पूरा दिखेगा, और ये इसमें पूरा 15 डेज लेता है, तो इस फेज को, ठीक है, इस फेज को हम क्या कहेंगे, पूरे इसको वैक्सिंग क्रेसेंट ऑफ मून कहेंगे, है ना, वैक्सिंग क्रेसेंट ऑफ मून कहेंगे। और जब वो वापस से फुल मून से न्यू मून की तरफ आने लगेगा, तो धीरे धीरे इसका मूवमेंट तो चल रहा है, रिवॉल्यूशन तो चल रहा है, कंटिन्यू है। तो आफ्टर 15 डेज इट्स ब्राइटनेस ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड कम टू द हाइडिंग फेज। मतलब तब हमें मून नहीं दिखेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, वेनिंग क्रेसेंट ऑफ मून और वेनिंग स्टेज, ठीक है। तो वो वैक्सिंग क्रेसेंट और यहाँ पर वेनिंग क्रेसेंट मिलेगी। तो ये पूरा एक सर्किल जो रहेगा वो 1 ल्यूनार डे होगा, ठीक है। तो अब आप इसमें पिक्चर में आप इसकी फेजेस देखिए। ओके, Now the topic related to phases of the moon. Okay, there are changes related to the appearance of the moon as it moves around the earth. Okay, when the moon is between the earth and sun, the light reflected by the moon's surface is not visible to us. At this stage we can't see moon, so this is called new moon. For next 2 or 3 days we see only a part of the moon. This is called the waxing crescent moon. क्या कहलाएगा ये, वैक्सिंग क्रेसेंट मून कहलाता है ये। ओके, द शेप ऑफ द ब्राइट पोर्शन ऑफ द मून बिकम्स बिगर एंड बिगर ग्रेजुअली। सो विद इन अ वीक वी सी हाफ ऑफ द मून। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर। क्या कहलाएगा ये, फर्स्ट क्वार्टर। सी इन पिक्चर,
the bright portion is larger. And this is also called waxing gibbous moon. क्या कहलाएगा? Waxing gibbous moon. On 15th day, we see the full moon when the earth comes between the moon and the sun. So, we will see full moon on 15th day. Then the bright portion of the moon reduces, and 15 days after the full moon we again have new moon. हमें 15 दिन बाद वापस से क्या मिलने लगेगा? न्यू मून मिलने लगेगा. ओके. In this picture you have seen for all the phases of moon. Okay. See in anti-clockwise direction. Okay. From new moon to full moon phase, the visible size of the moon appears to grow every day. This is called waxing phase of the moon. Okay. And from full moon to new moon, same direction. Okay. The visible size of the moon appears to decrease every day. This is called the waning phase of the moon. Okay. So we have seen both the phases. Okay. For waning phase and waxing phase. Clear? The last topic of this chapter is artificial satellites. Artificial satellites. So, what are artificial satellites? Just now we have studied about the moons. Moons are the natural satellites and which revolve around the sun in a fixed orbit. Some satellites are made by men. Okay, हमने ह्यूमन ने भी कुछ सैटेलाइट्स बनाई हुई हैं. ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाएंगे. वो नेचुरल नहीं है, वो हमारे थ्रू बनाई गई हैं. Okay, and these artificial satellites are also move around the Earth in a fixed orbit, like natural satellites. मून के जैसे नेचुरल सैटेलाइट के जैसे ही ये भी ऑर्बिट में हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है. ठीक है. सो फर्स्ट सक्सेसफुल आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च बाय द रशिया. ओके. In 1957, okay, they launched the first satellite named Sputnik 1. Okay, ये सैटेलाइट है आर्टिफिशियल. सबसे पहले यही लॉन्च हुई थी, रशिया ने की थी. ओके. देन उसके बाद इंडिया इज ऑल्सो लॉन्च्ड देयर सैटेलाइट नेम आर्यभट्ट. आर्यभट्ट ये क्या है? इंडियन सैटेलाइट है. तो हमने भी इसे स्पेस में लॉन्च किया और ऐसी बहुत सारी सैटेलाइट्स बहुत सारी कंट्रीज अब लॉन्च कर रही हैं. ओके. सो this satellite launched by India. Okay, and so many countries launched so many satellites in the orbit of the Earth. Okay, so they both artificial satellites क्या कर रही हैं? कंटिन्यूशन में ऑर्बिट कर रिवॉल्व कर रही हैं अर्थ की चारों तरफ. Okay, so what are the use of artificial satellites? Okay, so we collect the information of space. सैटेलाइट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? वहां की स्पेस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेदर फोरकास्टिंग हो रही है. क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट ऊपर से हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रही है ना वो, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर की भी स्टडी कर रही है. वो उसके हमें सिग्नल्स दे रही है जो उससे हमें सीजन का या वेदर की रिपोर्ट हमको जो मिलती है टेलीविजन पे आप देखते हैं ना, तो वो कहाँ से आ रही है? सैटेलाइट के थ्रू हो रही है. जो कम्युनिकेशन बहुत दूर कोई आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, आप उनसे कैसे बात कर सकते हो? सैटेलाइट के थ्रू ही. तो कम्युनिकेशन का पूरा वर्क भी कौन हैंडल कर रहा है? सैटेलाइट से हम हैंडल कर रहे हैं. ठीक है. तो फोरकास्टिंग वो करते हैं, स्पेस की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है और कम्युनिकेशन भी होता है. आपने जीपीएस सिस्टम वगैरह के बारे में सुना है. लोकेशन के लिए भी हमारे लिए वो सैटेलाइट काम करती है कि हम कैसे नेविगेशन में हम इसे यूज करते हैं. तो सैटेलाइट के थ्रू ही सब कुछ होता है. ठीक है. ये तो हमारे मतलब हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट में हमने सैटेलाइट की बात करी है. तो हमारे इंडिया ने और भी स्पेस में लिनार सैटेलाइट्स वगैरह हमने और भी चीजें लॉन्च की है, जैसे चंद्रयान, मंगलयान. ये सब क्या है? लिनार एंड स्पेस सैटेलाइट्स हैं. तो हम
कंटिन्यूशन में हमारी कंट्री बहुत कोशिश कर रही है, और अभी भी हमारे जितने भी कम्युनिकेशन के सारे टास्क है वो सैटेलाइट के थ्रू ही हो रहे हैं। तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है, इंडिया भी बहुत आगे है इस सब चीज इन टेक्नोलॉजी में। तो वो एक नैनो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जा रही है उसके हिसाब से ये सैटेलाइट और एडवांस होती जा रही है। ओके, एंड इंडिया हैज लॉन्च्ड 118 satellites. Okay, approx 118 satellites launched by India since 1957. 1957 से हमने इतनी सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुके हैं। और ये सारे प्रोग्राम्स कौन हैंडल कर रहा है? ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स इसरो आपने सुना है ना, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलते हैं अपन उसे? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे प्रोग्राम हैंडल कर रहा है, कौन लीड कर रहा है? इसरो। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है।